वेलकम अगेन चिल्ड्रंस। इससे पहली वीडियो में हमने सामाजिक परिवर्तन के जो प्रौद्योगिकी कारक है, जो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर है, उसके बारे में चर्चा की, उसके बारे में जाना। आज हम बात करते हैं सामाजिक परिवर्तन के आर्थिक कारकों की। देखिए, जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी है, जनसंख्या है, ये सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक उसी प्रकार से कुछ आर्थिक कारक भी हैं जो समाज में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होते हैं। आर्थिक कारकों को लेकर कार्ल मार्क्स और वेबलिन ने अपने विचार दिए। साथ ही साथ जो जर्मनी के समाजशास्त्री है मैक्स वेबर, उन्होंने भी आर्थिक कारकों को लेकर अपना जो है विचारधारा प्रस्तुत की। देखिए, जब मानव का आविर्भाव इस पृथ्वी पर हुआ तो उसकी जो पहली चेतना थी वो क्षुधा के प्रति थी। क्षुधा बोलते हैं इच्छा प्राप्ति, चाह, आवश्यकता, नीड। तो इस प्राप्ति को पूरा करने के लिए वो स्थान स्थान पर भटकता रहा। बहुत सारी वस्तुओं को उसने उपयोग किया और अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए उसने बहुत सारे साधन ढूंढ लिए। और इस समय चक्र के साथ साथ उसने कई नई व्यवस्थाओं का भी निर्माण किया, कई संबंध स्थापित किए। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो आर्थिक परिस्थितियां हैं वे मानव के व्यक्तित्व के अभिष्ट अंग रहे हैं। जो सभ्यता और संस्कृति के विकास की अगर हम बात करते हैं तो सभ्यता और संस्कृति विकास के साथ साथ मानव की आदत, व्यवहार, साधन, इच्छा, इन सब में परिवर्तन हुआ है। और मानव समाज में परिवर्तन लाने के लिए आर्थिक कारकों ने भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जो वर्तमान युग है वो औद्योगिकरण और पूंजीवाद का युग है। तो वेबलिन जो है किसी भी समुदाय को एक आर्थिक समूह के रूप में देखते हैं और वे कहते हैं कि हमारी उत्पादन की भौतिक शक्तियाँ बहुत तेज़ी से बदल जाती हैं, जिससे हमारे सोचने विचारने की आदतें जो हैं वो पिछड़ जाती हैं, जबकि दोनों का ही परिवर्तन की गति में सामंजस्य होना बहुत ही आवश्यक है। इस पुनर्सामंजस्य की प्रक्रिया में जो शक्तियाँ कार्य करती हैं वे आर्थिक शक्तियाँ कहलाती हैं। देखिए, जिस प्रकार से शरीर के बहुत सारे अंग मिलकर सामाजिक संरचना का निर्माण करते हैं, ठीक उसी प्रकार से कई सारे कारक मिलकर आर्थिक संरचना का या आर्थिक ढांचे का निर्माण करते हैं। इन आर्थिक कारकों के अंतर्गत हम जो है उपभोग, उत्पत्ति या उत्पादन, विनिमय, वितरण, आर्थिक नीति आदि जो कारक हैं उन्हें सम्मिलित करते हैं। वास्तव में ये आर्थिक कारक हैं क्या और ये किस तरह से सामाजिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण और प्रभावी भूमिका निभाते हैं, हम आज ये समझने का प्रयास करेंगे। तो आर्थिक कारकों में सबसे पहला जो कारक है वो है उपभोग की प्रकृति। देखिए, जो मनुष्य है उसकी इच्छाएं जो हैं वो असीमित हैं। मनुष्य की एक इच्छा पूरी होती है तो उसके अंदर जो है दूसरी इच्छा जागृत हो जाती है, तो वो जो है अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने में लगा रहता है। और मानव जो है वो स्वभाव से ही परिवर्तनशील है और अपनी इच्छा पूर्ति के लिए वो कोई ना कोई विकल्प ढूंढ ही लेता है। जैसे कोई भी एक गृहिणी है, वो रोज़ एक ही प्रकार का भोजन न बना के रोज़ अलग अलग प्रकार का भोजन बनाती है। भाई, कभी रोटी बना ली, कभी चावल बना लिए, ठीक है ना।
और इस तरह से वो अलग अलग व्यंजन बनाकर जो है अपनी रुचि का और अपनी योग्यता का भी परिचय देती है साथ ही साथ। ठीक है। तो अब प्रश्न यह उठ रहा है कि मनुष्य को इन इच्छाओं की पूर्ति हेतु सभी प्रकार के साधन क्या उपलब्ध हो जाते हैं? जब समाज में अधिकांश व्यक्ति उपभोग के साधनों का और सुविधाओं को सामान्यतः जुटा लेता है तो उसका जीवन स्तर सामान्य हो जाता है। भाई साधारण सी बात है, यदि किसी व्यक्ति के पास सुख सुविधाएं हैं, संसाधन है, तो उसका जीवन जो है वो सामान्य हो ही जाता है। और साथ साथ क्या है कि सामाजिक परिवर्तन की गति भी सामान्य होती है। लेकिन क्या है कि समाज में अधिकांश व्यक्ति जब उपभोग के साधनों को नहीं जुटा पाते तो उनका जो जीवन स्तर है वो गिर जाता है और निम्न जीवन स्तर परिवर्तन की गति में अवरोध पैदा करता है। लेकिन यह स्थिति जल्दी ही आमूलचूल परिवर्तन का कारण बनती है। जीवन स्तर ऊंचा होने से सामाजिक परिवर्तन तीव्र गति से होता है और व्यक्ति अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए पुरानी मान्यताओं को, प्रथाओं को, इन सब को त्याग देता है। आर्थिक स्थिति में तीव्रगामी परिवर्तन सामाजिक स्त्रीकरण को भी प्रभावित करता है। तो देखिए, जहाँ पे जीवन स्तर की बात आई है, संसाधनों की बात आई है, सामान्यतः आप लोग भी देखते हैं कि जो लोग गरीब हैं, जिनके पास संसाधन उचित मात्रा में नहीं हैं, आप उनका रहन सहन का स्तर देखिए किस प्रकार का है, आप उनका शारीरिक स्तर देखिए किस प्रकार का है, आप उनका मेंटल लेवल देखिए किस प्रकार का है। और एक वो व्यक्ति है जो साधन संपन्न है, अमीर है, जिसके पास पैसा है। आप एक अमीर और एक गरीब दोनों व्यक्तियों का कंपैरिजन करके देखिए, उनकी तुलना करके देखिए कि दोनों के पहनावे में, रहन सहन के स्तर में, मकान में और अन्य सुख सुविधाओं में आपको कितना अंतर देखने को मिलता है। तो ये उपभोग की प्रकृति है जो सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए सहायता प्रदान करती है। और देखिए, जिसकी स्थिति अच्छी होगी सामाजिक और आर्थिक, वो नए नए विचार उसके दिमाग में आएंगे, नए नए काम वो शुरू करेगा। लेकिन जो गरीब व्यक्ति है, जिसके पास संसाधनों का अभाव है, वो केवल अपनी आजीविका के लिए, अपना पेट भरने के लिए कार्य करता है। जबकि उच्च स्तर का व्यक्ति नए नए आयाम स्थापित करता है, नई नई चीज़ें सोचता है और नए नए कार्य शुरू करता है। तो इस प्रकार से उपभोग की प्रकृति जो है वो सामाजिक परिवर्तन लाने में सहायता प्रदान करती है। दूसरा है उत्पादन का स्वरूप। देखिए, उत्पादन के स्वरूप को कहते हैं उत्पादन की प्रणाली, मोड ऑफ प्रोडक्शन। इसके बारे में कार्ल मार्क्स ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। कार्ल मार्क्स का कहना है कि जिस प्रकार की उत्पादन प्रणाली समाज में होगी, उसी प्रकार की सामाजिक व्यवस्था में देखने को मिलती है। अर्थात यदि उत्पादन प्रणाली उन्नत किस्म की है, उच्च दर्जे की है, तो वहाँ की सामाजिक व्यवस्था बहुत ही सुदृढ़ मिलेगी और बहुत ही क्रमबद्ध और व्यवस्थित मिलेगी। लेकिन जिस समाज में उत्पादन प्रणाली निम्न स्तर की है, लो ग्रेड की है, वहाँ पे सामाजिक व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल पाती। विभिन्न प्रकार के व्यवधान, विभिन्न प्रकार की समस्याएं हमें वहाँ पे देखने को मिलती है। तो मार्क्स कहता है कि उत्पादन के जो तरीके हैं, जो उत्पादन की प्रणाली है, जब भी उनमें परिवर्तन होगा तो हमारे आर्थिक संबंधों में भी परिवर्तन आता है और ये संपूर्ण समाज को प्रभावित करते हैं। और मार्क्स कहता है कि यदि उत्पादन के साधनों को उनका पूर्ण प्रतिफल प्राप्त हो जाए तो समाज व्यवस्था संगठित हो जाती है। जैसे मैंने अभी कहा है कि यदि उन्नत दर्जे की सामाजिक व्यवस्था है, उत्पादन प्रणाली है, तो सामाजिक व्यवस्था भी बहुत ही व्यवस्थित होगी। लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं, क्योंकि उत्पादन के साधनों पर कुछ विशेष लोगों का अधिकार होता है और कुछ के हिस्से में कुछ भी नहीं आता। तो ऐसे में क्या होता है कि एक असंतोष की स्थिति पैदा हो जाती है
और जो पहले विरोध, फिर संघर्ष और फिर क्रांति के लिए उत्तरदायी होती है। मार्क्स कहता है कि जैसा उत्पादन का स्वरूप होगा वैसा ही सामाजिक ढांचा होगा। देखिए, यदि लघु उत्पादन है तो समाज में कम गतिशीलता देखने को मिलती है, और यदि बड़े पैमाने पर उत्पादन है तो हमें समाज में ज़्यादा गतिशीलता देखने को मिलती है। देखिए, हमारे जो जीवन का मुख्य व्यवसाय यदि कृषि है तो सामाजिक व्यवस्था पर जो भूमिपति है, जो जमींदार है, उनका अधिकार होगा। और यदि उद्योग धंधों के माध्यम से हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं तो बड़े बड़े उद्योगपति और पूंजीपतियों का समाज में प्रभुत्व होगा। तो इस प्रकार से जो उत्पादन का स्वरूप है, जो उत्पादन की प्रणाली है, वो सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित भी करती है और साथ ही साथ परिवर्तित भी करती है। तो कंक्लूजन ये है कि जब भी उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन होगा तो समाज में भी परिवर्तन होना लाजमी है। इसके बाद तीसरा है वितरण की व्यवस्था। देखिए, वितरण की व्यवस्था से मतलब है जो उत्पादित वस्तुएं हैं उनका समाज के सदस्यों में विभाजन। भाई, जितने भी संसाधन हैं, जितने भी उत्पादन के सोर्सेज हैं, उन सब का समाज में किस प्रकार से विभाजन हुआ है, सबको समान संसाधन प्राप्त हुए हैं या नहीं हुए हैं। और देखिए, प्रत्येक समाज में अलग अलग ढंग से भौतिक और आर्थिक संसाधनों का वितरण किया जाता है। कहीं पर राज्य द्वारा वितरण किया जाता है तो कहीं पर ये वितरण व्यवस्था स्वतंत्र रूप से पाई जाती है। यदि सभी समाजों में और सभी व्यक्तियों में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सभी साधन उपलब्ध हो जाएं तो कोई सामाजिक समस्या उत्पन्न ही नहीं होगी। लेकिन कुछ समाजों में तो ये उपलब्ध हो जाती है और कुछ समाजों में नहीं हो पाती। धन का, संपत्ति का और साधनों के असमान वितरण के कारण ही समाज में धन, संपत्ति और साधनों के असमान वितरण से ही समाज में एकाधिकार और पूंजीवादी व्यवस्था जन्म लेती है। पूंजीवाद का विरोध करने के लिए ही साम्यवाद और समाजवाद की नींव रखी गई है, जो कि संपत्ति के समान वितरण पर जोर देता है। पूंजीवाद और समाजवाद वितरण की अलग अलग प्रकार की व्यवस्था पर आधारित है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जब एक प्रकार की सामाजिक व्यवस्था का स्थान दूसरे प्रकार की वितरण व्यवस्था ले लेती है तो समाज में परिवर्तन देखने को मिलते हैं। भाई, साधारण तरीके से अगर समझा जाए तो ये है कि कोई भी एक फैक्ट्री मालिक है, तो फैक्ट्री मालिक क्या है, उस जो भी संसाधन है उनके ऊपर उस पूंजीपति का, उस फैक्ट्री मालिक का आधिपत्य है। उसका जीवन बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन उस फैक्ट्री में काम करने वाले जो मज़दूर हैं, जो श्रमिक हैं, वो उनका शोषण करता है। उनके पास कोई भी संसाधन नहीं है, लेकिन पूंजीपति के पास सारे संसाधन मौजूद हैं। तो जब शोषण होने लगता है तो इस असमान वितरण व्यवस्था के कारण उन श्रमिकों के द्वारा अपने शोषण के प्रति आवाज़ उठाना शुरू किया जाता है और धीरे धीरे वो जो है एक संघर्ष का रूप ले लेता है, क्रांति का रूप ले लेता है। और कार्ल मार्क्स का ये मानना है, कार्ल मार्क्स की थ्योरी को हम आगे पढ़ेंगे, कार्ल मार्क्स का ये मानना है कि जब भी समाज में क्रांति होती है तो एक नई व्यवस्था का जन्म होता है। जो प्रचलित व्यवस्था है वो समाप्त हो जाती है और उसके स्थान पर नई व्यवस्था का जन्म होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो संपत्ति का असमान वितरण है या संसाधनों का जो असमान वितरण है वो सामाजिक परिवर्तन लाने में सहायता प्रदान करता है। इसके बाद है आर्थिक नीतियाँ। देखिए, उत्पादन, उपभोग और वितरण, इनको व्यवस्थित बनाए रखने के लिए आर्थिक नीतियों का निर्धारण किया जाना बहुत ही आवश्यक होता है।
और राज्य के द्वारा ये नीतियाँ निर्धारित की भी जाती हैं और लागू भी की जाती हैं। तो ऐसा करने से जो राज्य है वो समाज के सभी व्यक्तियों की आवश्यकताओं को जुटाने का प्रयास करता है। लेकिन यदि राज्य का हस्तक्षेप ना हो तो उत्पादन के साधनों पर कुछ लोगों का विशेष अधिकार हो जाता है और जिससे समाज की व्यवस्था प्रभावित होती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में और मुक्त होने के बाद रूस की आर्थिक नीतियों में भी परिवर्तन हुआ है, जिसके कारण बहुत सारे सामाजिक परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। देखिए, यदि उपभोग के, उत्पादन के और वितरण व्यवस्था को राज्य में लागू कर दिया जाता है, समाज में लागू कर दिया जाता है, तो कोई भी गड़बड़ हमें देखने को नहीं मिलती। और ये काम कौन करता है? ये काम राज्य करता है, ठीक है। और यदि किसी भी मामले में लेकर राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होता तो ऐसी स्थिति में जो संसाधन होते हैं उत्पादन के, उनके ऊपर कुछ विशेष लोगों का अधिकार हो जाता है। इसके बाद है औद्योगिकरण। औद्योगिकरण का मतलब होता है कि मशीनों द्वारा बड़े पैमाने पर उत्पादन करना। छोटी मशीनों की जगह, छोटे कारखानों की जगह जब बड़े बड़े कारखाने स्थापित कर दिए जाते हैं तो ये प्रक्रिया औद्योगिकरण कहलाती है। और वर्तमान समय में औद्योगिकरण के कारण नगरीकरण, श्रम विभाजन और विशेषीकरण को बढ़ावा मिला है। खान पान और रहन सहन के स्तर में परिवर्तन हुआ है। जो जातिगत दूरी थी वो धीरे धीरे कम हो रही है, छुआछूत कम हो रही है, शिक्षा का प्रसार हो रहा है, रूढ़िवादिता और अंधविश्वासों में कमी आई है। और औद्योगिकरण के कारण लोगों के अंदर तार्किकता का समावेश हुआ है, जिससे नए नए विश्वास पनपे हैं। स्त्रियों की जो शिक्षा है उसका प्रसार हुआ है और उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ी है। और औद्योगिकरण के कारण ही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और व्यापार में भी वृद्धि हुई है। जो ग्लोबलाइजेशन एक टर्म है, वैश्वीकरण, वो जो है औद्योगिकरण का ही परिणाम है, ठीक है। तो इस प्रकार से औद्योगिकरण होने से समाज के हर क्षेत्र में हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। इसके बाद है श्रम विभाजन। देखिए, बड़ी जनरल सी बात है कि कोई भी एक अकेला व्यक्ति सारे काम नहीं कर सकता और उत्पादन कार्य तो कर ही नहीं सकता है। उत्पादन कार्य करने के लिए बहुत सारे व्यक्तियों के सहयोग की आवश्यकता होती है। यदि बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है तो उसके लिए आवश्यक है कि कार्यों का विभाजन कर दिया जाए, कार्यों को छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाए और उन छोटे छोटे भागों को करने के लिए अलग अलग व्यक्ति जो है वे निर्धारित किए जाएं। तो इसे ही हम श्रम विभाजन कहते हैं। तो श्रम विभाजन, जैसे भी पहले डिस्कस हुआ है, औद्योगिकरण का जो है परिणाम है और इसने विशेषीकरण को बढ़ावा दिया है। विशेषीकरण को बढ़ावा कैसे दिया है कि जब हम कार्य को अलग अलग भागों में बांट देंगे और उन कार्यों को करने के लिए अलग अलग व्यक्तियों को रखा जाएगा, तो हम कोशिश ये करेंगे कि उस कार्य को करने के लिए ऐसा व्यक्ति ढूंढा जाए जो पहले से ही उस कार्य को जानता हो या पहले से उस कार्य को कर रहा हो। और एक ही कार्य को बहुत लंबे समय तक करने के बाद व्यक्ति उसका एक्सपर्ट बन जाता है, उसका विशेषज्ञ बन जाता है। तो इस प्रकार विशेषीकरण उत्पन्न हो जाता है। दुर्खीम ने श्रम विभाजन के आधार पर दो प्रकार के समाजों का उल्लेख किया है, यांत्रिकी समाज और स्वावयवी समाज। इसकी चर्चा भी हम आगे करेंगे। तो इस प्रकार से अधिकाधिक विशेषीकरण और पारस्परिक निर्भरता और विविधता के कारण समाज में हमें परिवर्तन देखने को मिलता है, क्योंकि व्यक्ति एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, एक दूसरे के बिना उनका काम नहीं चल सकता, ठीक है। तो श्रम विभाजन और विशेषीकरण में वृद्धि से भी समाज में बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। इसके बाद है आर्थिक प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा बोलते हैं कंपटीशन को। देखिए, आर्थिक प्रतिस्पर्धा स्वतंत्र हो या नियंत्रित हो,
प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, सामाजिक परिवर्तन को वो अवश्य ही प्रभावित करती है। आर्थिक प्रतिस्पर्धा में सफलता होने पर नए नए आविष्कार होते हैं, जो कि असफलता, संघर्ष, तनाव और कुंठा की घोतक हैं। वैसे आर्थिक प्रतिस्पर्धा का जो संबंध है वो संघर्ष से लिया जाता है। आधुनिक युग में आर्थिक प्रतिस्पर्धा के कारण मिल मजदूरों और मिल मालिकों के बीच में संघर्ष पनपते रहते हैं। तालाबंदी, हड़ताल, तोड़फोड़, रोड ब्लॉक, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। इन सब में वृद्धि होती है। मज़दूर जो है अपनी हितों की रक्षा के लिए नवीन कानून बनाते हैं। भाई मज़दूर संघ बना लिया, अपनी यूनियन बना ली, ठीक है। वो किस लिए करते हैं? ताकि उनके हितों की रक्षा की जा सके, जो उनके अधिकार है वो उन्हें प्राप्त हो सके, जो उनका शोषण हो रहा है उस शोषण से उन्हें मुक्ति मिल सके। तो इन सभी स्थितियों में समाज में परिवर्तन उत्पन्न होते हैं, परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से ये कहा जा सकता है कि उत्पादन, उपभोग, वितरण, श्रम विभाजन, आर्थिक प्रतिस्पर्धा, ये सब जो हैं सामाजिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।